नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ महीनों में फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत के लिए अगर सबसे बड़ा एक सरप्राइज रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति। भारत में कई आपने देखा होगा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कॉन्स्टेंटली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इंडिया यूएस के रिलेशंस जो सबको लग रहा था काफी स्ट्रांग होंगे, अचानक से ये रिलेशंस इतने स्ट्रांग क्यों नहीं दिख रहे। ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान क्यों अपीयर आ रहे हैं। और अब तो मैं ये भी देख रहा हूं कि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर लिख रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन लोगों का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली भारत को ना उस लीग में नहीं देखते जहां पर चाइना और रशिया है। ये बात रिसेंटली कही है एम के नारायणन साहब ने। अब यहां पे आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि ये कौन है, आज से पहले इनका नाम इतना सुना नहीं। अजीत डोवाल, जैसे आप लोग जानते हैं, भारत के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। डोवाल साहब भारत के पांचवें एनएसए हैं, द फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में सरकार को सिक्योरिटी को लेकर एडवाइस करने के लिए एक प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, ये हमने साल 2004 में स्टार्ट किया था। पहले देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा जी, उसके बाद आए जे.एन. दीक्षित और उसके बाद आए एम के नारायणन। इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट था। साल 2005 से लेकर साल 2010 तक ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे। उस दौरान जैसे आप लोग जानते हैं 26/11 हमला भी हुआ था इनके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और अपने आप में आप एम के नारायणन साहब का करियर देखोगे, आईपीएस रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को आईबी को लीड कर चुके हैं एज डायरेक्टर, और उसके बाद ये भारत के एनएसए भी रहे। इनके बाद आए थे शिव शंकर मेनन, और फिर 2014 में आए अजीत डोवाल, जो अब 11 साल से लगातार भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, द लॉन्गेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ डोवाल साहब से पहले जो भारत के दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, एम के नारायणन और शिवशंकर मेनन, इंटरेस्टिंगली दोनों ने ही आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, खुद आर्टिकल्स लिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और अपना एनालिसिस दिया है कि इनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप भारत को कैसे देखते हैं। अगेन ये दोनों बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। जिस पोजीशन पे आज के समय डोवाल साहब हैं, इन दोनों ने इस पोजीशन पर लंबे समय तक काम किया है। और इसलिए आज भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जब ये कमेंट्स करते हैं, कुछ लिखते हैं, जो इंडियंस जो फॉरेन पॉलिसी में रुचि रखते हैं वो रुककर एक बार को सुनते हैं कि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आज के समय क्या कह रहे हैं ट्रंप के बारे में और यूएस इंडिया रिलेशंस के बारे में। नारायणन साहब ने पहले तो यहां पर यह कहा है कि करंट जो यूएस पॉलिसी है ना, ये कोल्ड रियलिज्म पर बेस्ड है ना। ये बहुत, मैं कहूंगा, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। रियलिज्म का मतलब होता है मुझे नहीं परवाह आइडियोलॉजी की कि आप डेमोक्रेसी के समर्थन में हो, आप डिक्टेटर हो वगैरह, मुझे आइडियोलॉजी की परवाह ही नहीं है। रियलिज्म देखता है कि एक कंट्री को फायदा कहां पे हो रहा है। रियलिज्म काफी हद तक हेनरी किसिंजर ने शुरू किया था यूएस की फॉरेन पॉलिसी में। ट्रंप जो आज के समय कर रहे हैं ना, ये रियलिज्म से भी कई कदम आगे है, कोल्ड रियलिज्म, कि एब्सोल्युटली किसी और चीज को लेकर इनको कोई परवाह नहीं है। यहां पे आप देख पाएंगे नारायणन साहब ने लिखा है, द यूएस पॉलिसी टुडे इज बेस्ड ऑन कोल्ड रियलिज्म एंड व्हाट द अदर कंट्री हैज टू ऑफर। ट्रंप को सिर्फ दो बात की परवाह है, यूएसए को क्या मिल रहा है और दूसरा कंट्री ऑफर क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ऐसे ही तो होता है, नहीं, इसका देखिए उल्टा होता है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में अगर मान लो ट्रंप एक आइडियलिस्ट होते और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये आइडियलिज्म पर बेस्ड होती, तो ट्रंप कहते कि मेरे लिए देखिए ह्यूमन राइट्स या फिर माइनॉरिटी राइट्स या फिर कोई और एक इशू, ये सबसे ऊपर है। मैं एनवायरनमेंट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे यूएसए को 50 बिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा हो ना, क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी से लेकर कुछ समझौता नहीं करूंगा, या फिर डेमोक्रेसी के इश्यूज पर कहीं पर समझौता नहीं करूंगा। चाहे चाइना मुझको कितनी भी बड़ी डील दे, चाइना सिंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यूएस उनके साथ खुल के ट्रेड नहीं करेगा। ये होता है आइडियलिज्म। एक अच्छा नेता उसको माना जाता है जो बीच का मार्ग चुनता है, ना 100% रियलिस्ट ना 100% आइडियलिस्ट। ट्रंप आज के समय ना ऑलमोस्ट 90 to 95%, एक्चुअली 100% ही आप कह लीजिए, क्योंकि ट्रंप को और किसी चीज के बारे में परवाह है नहीं। ये बिल्कुल कोल्ड रियलिज्म से आगे बढ़ रहे हैं। और नारायणन साहब ने आगे यहां पर यह लिखा है कि ट्रंप के बारे में एक बात इनको यह भी दिख रही है कि ये इंडिया को उस लीग में नहीं देखते जहां पर चाइना और रशिया है। मतलब कि ट्रंप के माइंड में दुनिया ना वहां पर
कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत पावरफुल हैं, यूएस के मुकाबले तो किसी को ये मानते नहीं है। यूएस के नीचे मानते हैं कि एक ग्रुप है जहां पर चाइना और रशिया है, उसके नीचे एक और ग्रुप है जहां पे बहुत सारे देश है, उनमें ये इंडिया को डालते हैं। और यहीं पे आती है सारी प्रॉब्लम, क्योंकि उसके नीचे की जो ब्रैकेट्स है ना, वहां पे पाकिस्तान जैसे कंट्री भी आ जाते हैं। तो टेक्निकली ट्रम्प के व्यू पॉइंट में ना, इंडिया पाकिस्तान में उनको इतना ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा। उल्टा आप अगर यहां पर देखो, ट्रम्प को लगता है कि पाकिस्तान यूएस को ज्यादा ऑफर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे, इवन पाकिस्तान हैड मोर टू गिव। लोकेशन के हिसाब से जो इनके एयर बेसेस हैं, ईरान के पास प्रॉक्सिमिटी है, उस हिसाब से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिनरल वाइज मैंने आप सबको बताया था, पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि जो हमारे रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, हम आपके साथ एक्सप्लोर करने को तैयार हैं। ये बात ट्रम्प को बड़ी अच्छी लगी। और फिर भारत की जो ये नीति है कि हम देखिए कभी एलाई नहीं बनेंगे, हम ऐसा नहीं है कि 100% यूएस को फॉलो करेंगे। ट्रम्प को ऐसा इंडिया नहीं चाहिए। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखो, किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा इंडिया सूट करता नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया बस कंप्लीटली हमारे खेमे में आ जाए। ये जो बीच बीच में इंडिया हमसे डिसएग्री करता है, कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी, ये उनको सूट नहीं करता है इतना। पाकिस्तान के केस में आप पैसा दे दीजिए, उसके बाद जो करवाना है आप करवा लो। अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करनी है, पाकिस्तान के एयरबेसिस तैयार है। ईरान पर स्पाइंग करनी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तैयार है। तो पाकिस्तान के केस में भी ना, आप अगर सोच कर देखो, तो पाकिस्तान एक्चुअली ट्रंप को ज्यादा सूट करता है। और ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी है। इंडिया ज्यादा कुछ ऑफर कर नहीं रहा है इस वक्त यूएसए को, ना ट्रेड के एस्पेक्ट में कि जी मतलब हम अपनी मार्केट आपके लिए ओपन कर देंगे, सब कुछ बेचो इंडिया में, और ना स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के मामले में। क्योंकि ट्रम्प तो चाहते हैं कि क्वाड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, यहां पर मिलिट्री एंगल लेकर आए, मगर इंडिया क्वाड को लेकर भी हेजिटेट करता है कि नहीं 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 नहीं, क्वाड में कोई मिलिट्री एंगल नहीं, सब कुछ बैलेंस करना है हमको। नाउ इंडिया की जो ये हेजिटेशन है, ये ट्रम्प से पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट्स काफी हद तक बर्दाश्त कर लेते रहे, मगर ट्रम्प जो कोल्ड रियलिज्म से आगे बढ़ रहे हैं ना, वहां पे ट्रम्प सीधा सीधा देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, मुझको ज्यादा एडवांटेज दिख नहीं रहे, तो इंडिया मेरी प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि चलो ये अभी स्थिति है, स्थिति बदले कैसे। देखिए, भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। एक टाइम पर हम खुलकर एक नॉन अलाइंड कंट्री थे, अब हम ना नॉन अलाइंड है, हमने नई पॉलिसी बना ली है मल्टी अलाइंड, कि हम उनके साथ भी है इनके साथ भी है। ये पॉलिसी जच नहीं रही भारत को अभी के लिए। फॉर द टाइम बिंग मैं कहूंगा मल्टी अलाइनमेंट भारत को इतना सूट कर नहीं रही, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत को एक साइड लेनी होगी, तभी भारत प्रॉपरली वहां से बेनिफिट्स उठा पाएगा। नाउ अगेन, ये हम बात कर रहे हैं ट्रम्प के अभी के 4 साल, ठीक है। हमें पता नहीं कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल में ट्रम्प पर क्या नए प्रेशर आएंगे, क्या इनकी नीति चेंज होगी। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ट्रम्प के अभी 4 साल निकालने हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद स्थिति अपने आप बदलेगी। चाइना ताइवान पे अटैक करेगा, चाइना विस्तार करेगा, अपने आप यूएसए को भारत की नीड होगी। बट उस केस में भी ना कहीं तो हमें क्वाड को लेकर ज्यादा एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। ये अपनी जो हेजिटेशन है ये छोड़नी होगी। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूं भारत के जो पूर्व एनएसए है ना, ये भारत की विदेश नीति को लेकर एक ही बात कर रहे हैं, बड़ा निर्णय लेने का टाइम निकट आ रहा है। अब वो टाइम गया कि आप बस ये बोलो कि भारत सबका मित्र है, रशिया का भी, यूएस का भी, इसका भी, उसका भी। कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाकर हमें कुछ साइड्स लेनी होगी और डिसाइड करना होगा कि कौन सी साइड हमारे लिए बेस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप भारत के पूर्व एनएसए से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। लिखिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। जो लोग काफी एक डीप इंसाइटफुल कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि उन कमेंट्स को ज्यादा एक्सपोजर भी मिले। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप
डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती, और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।